हेलो फ्रेंड्स, नो इकोनॉमिक्स.इन में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे मुंडल फ्लेमिंग मॉडल के पार्ट 2 के बारे में। वीडियो के पार्ट 1 का लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। दोस्तों, इस वीडियो में हम एक ओपन इकोनॉमी के अंदर नेशनल इनकम और इंटरेस्ट रेट के संतुलन के ऊपर रॉबर्ट ए मुंडल के पॉइंट ऑफ व्यू को समझने की कोशिश करेंगे, जो उन्होंने 1963 में पब्लिश अपने पेपर कैपिटल मोबिलिटी एंड स्टेबलाइजेशन पॉलिसी अंडर फिक्स्ड एंड फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट में समझाया था। ऐसा करने के लिए रॉबर्ट मुंडल ने एक ओपन इकोनॉमी में परफेक्ट कैपिटल मोबिलिटी की कल्पना की और फिक्स्ड एक्सचेंज रेट और फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट के केस में ISLM कर्व के संतुलन को समझाया। इसके साथ साथ उन्होंने ये भी बतलाया कि कैसे देश की मॉनेटरी पॉलिसी और फिस्कल पॉलिसी इन परिस्थितियों में प्रभावी या गैर प्रभावी साबित हो सकती है। चलिए अब सबसे पहले समझते हैं कि एक ओपन इकोनॉमी में जब कैपिटल परफेक्टली मोबाइल हो और देश की इकोनॉमी फिक्स्ड एक्सचेंज रेट रिजीम के तहत काम करती हो, जहां एक्सचेंज रेट का निर्धारण देश की सरकार के हाथ में है। इन परिस्थितियों के होने पर जब सरकार एक्सपेंशनरी मॉनेटरी पॉलिसी या एक्सपेंशनरी फिस्कल पॉलिसी अपनाती है, तो इसका देश के इंटरेस्ट रेट और नेशनल इनकम के संतुलन पर क्या प्रभाव पड़ता है। फिक्स्ड एक्सचेंज रेट के केस में जब कैपिटल परफेक्टली मोबाइल है, ऐसे में अगर देश की सरकार अपने सेंट्रल बैंक की मदद से एक्सपेंशनरी मॉनेटरी पॉलिसी अपनाती है और करेंसी सप्लाई में वृद्धि करती है, तो इंटरेस्ट रेट और नेशनल इनकम का संतुलन बदल जाता है। क्योंकि मनी सप्लाई में वृद्धि होते ही अगर मान लिया जाए कि किसी समय मनी डिमांड कांस्टेंट है, तो मनी सप्लाई के बढ़ते ही LM कर्व राइटवर्ड शिफ्ट होने लगता है और ISLM कर्व का नया संतुलन E0 से E1 पर चला जाता है। आप यहां पर देख सकते हैं कि नया संतुलन बैलेंस ऑफ पेमेंट कर्व के नीचे है। इसका मतलब है कि नए संतुलन बिंदु पर देश का बैलेंस ऑफ पेमेंट डेफिसिट पर है। हालांकि E1 संतुलन बिंदु राष्ट्रीय आय के अधिक स्तर को दिखला रहा है, पर सवाल किया जा सकता है कि जब नए संतुलन बिंदु पर राष्ट्रीय आय का स्तर पहले से अधिक है और साथ ही साथ ब्याज दर में कमी भी आई है, जो बाद में भावी निवेश को बढ़ाएगा, तो फिर इसमें समस्या क्या है। तो दोस्तों, हमें यह भी याद रखना होगा कि हमने बढ़े हुए नए राष्ट्रीय आय के संतुलन को हासिल करने के लिए अपने बैलेंस ऑफ पेमेंट को डेफिसिट में डाल दिया है और हमें तत्काल इसकी भरपाई करनी होगी। जब बैलेंस ऑफ पेमेंट डेफिसिट में होता है, तो देश अपने फॉरेन करेंसी भंडार में से फॉरेन करेंसी बेचकर अंतर्राष्ट्रीय भुगतान करता है। अगर देश के पास गोल्ड रिजर्व है, तो वह या तो गोल्ड अंतर्राष्ट्रीय संस्थानों में गिरवी रखकर उनसे लोन लेगा या गोल्ड बेचकर अपने अंतर्राष्ट्रीय बकायों का पेमेंट करेगा, जब तक कि बैलेंस ऑफ पेमेंट बैलेंस्ड ना हो जाए। जब सरकारें अपना रिजर्व बेचती हैं, तो देश में करेंसी की सप्लाई में कमी करनी पड़ती है। अगर करेंसी की सप्लाई कम ना की जाए और फॉरेन रिजर्व से पैसा निकाला जाए, तो देश की करेंसी का अवमूल्यन हो जाएगा। देयर विल बी ह्यूज फॉल इन द वैल्यू ऑफ डोमेस्टिक करेंसी। ऐसा ना हो, इसके लिए देश का रिजर्व बैंक अपने कॉन्ट्रैक्शनरी मॉनेटरी पॉलिसी के तहत मनी सप्लाई में कमी करने लगता है। अगर मान लें कि किसी समय मनी डिमांड कांस्टेंट है, तो मनी सप्लाई कम करते ही LM कर्व लेफ्टवर्ड शिफ्ट होने लगता है और फिर से संतुलन बिंदु E0 पर वापस लौट जाता है, जैसा कि आप डायग्राम में देख सकते हैं। इसका मतलब है कि फिक्स्ड एक्सचेंज रेट के केस में मॉनेटरी पॉलिसी में परिवर्तन का कोई खास इम्पैक्ट राष्ट्रीय आय और ब्याज दर के संतुलन पर नहीं पड़ता है। संतुलन उसी स्तर पर बना रहता है। दोस्तों, मुंडल का कहना है कि किसी भी इकोनॉमी में जहां फिक्स्ड एक्सचेंज रेट रिजीम हो और कैपिटल परफेक्टली मोबाइल हो, वहां कभी भी इंडिपेंडेंट और इफेक्टिव मॉनेटरी पॉलिसी देखने को नहीं मिल सकती है। इसे उन्होंने इम्पॉसिबल ट्रिनिटी का नाम दिया है। अब हम एक दूसरा केस देखते हैं कि जब सरकार एक्सपेंशनरी फिस्कल पॉलिसी अपनाती है या कहें कि विस्तारवादी राजकोषीय नीति अपनाती है, तो नेशनल इनकम और इंटरेस्ट रेट के संतुलन पर इसका क्या प्रभाव पड़ता है।
तो दोस्तों, जब सरकार एक्सपेंशनरी फिस्कल पॉलिसी अपनाती है और गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर में वृद्धि करती है तो आईएस कर्व राइटवर्ड शिफ्ट करने लगता है। तब संतुलन E0 से बढ़कर E1 बिंदु पर चला जाता है, जहां हम देख सकते हैं कि बैलेंस ऑफ पेमेंट सरप्लस में है। जब बैलेंस ऑफ पेमेंट सरप्लस में होता है तो सरकारें अपने फॉरेन करेंसी रिजर्व को भरना पसंद करती हैं। जब देश के फॉरेन करेंसी रिजर्व में वृद्धि होती है तो सरकारें बिना अपनी करेंसी के डिवैल्यूएशन की चिंता किए नए करेंसी नोट जारी कर सकती हैं, जिससे कि देश के बढ़ते व्यापार को लिक्विडिटी की कमी ना हो और बिजनेस स्मूथली चलता रहे। जब सरकार के कहने पर सेंट्रल बैंक मनी सप्लाई बढ़ाता है तो एलएम कर्व भी राइटवर्ड शिफ्ट होता है। जब एलएम कर्व भी राइटवर्ड शिफ्ट होता है तो नया संतुलन E1 बिंदु से E2 बिंदु पर चला जाता है, जहां ब्याज दर का स्तर तो पहले जितना ही रहता है पर राष्ट्रीय आय में वृद्धि हो जाती है। इसके साथ साथ बैलेंस ऑफ पेमेंट भी बैलेंस्ड रहता है, यानी हम कह सकते हैं कि फिक्स्ड एक्सचेंज रेट के केस में फिस्कल पॉलिसी परफेक्टली काम करती है। दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बतला देना चाहता हूं कि मुंडेल फ्लेमिंग मॉडल के ऊपर आप हिंदी में लिखित आर्टिकल noeconomics.in वेबसाइट में भी पढ़ सकते हैं। उसका लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। इसके साथ साथ अगर आप मेरी आर्थिक मदद करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में दिए पेटीएम के पेमेंट ऑप्शन को चुनकर आप मेरी आर्थिक मदद कर सकते हैं। आपकी छोटी सी आर्थिक मदद इस चैनल को चलाते रहने में मेरी बड़ी मदद कर सकता है। चलिए अब हम एक दूसरा सिनेरियो देखते हैं जहां ओपन इकोनॉमी में फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट सिस्टम को अपनाया जाता है। चलिए देखते हैं कि फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट के केस में जब एक्सपेंशनरी मॉनेटरी पॉलिसी को अपनाया जाता है तो राष्ट्रीय आय और ब्याज दर के संतुलन पर इसका क्या प्रभाव पड़ता है। तो दोस्तों, यहाँ पर फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट का मतलब है कि देश की करेंसी के कीमत का निर्धारण ओपन मार्केट में हो रहा है, यानी करेंसी की कीमत का निर्धारण या एक्सचेंज रेट का निर्धारण ओपन मार्केट ऑपरेशंस पर निर्भर करता है। सरकार किसी भी तरह से करेंसी के वैल्यू को डिटरमिन करने का प्रयास नहीं करती है। अब ऐसी स्थिति में जब देश का सेंट्रल बैंक एक्सपेंशनरी मॉनेटरी पॉलिसी अपनाता है, यानी करेंसी की सप्लाई में वृद्धि करता है, तो एलएम कर्व राइटवर्ड शिफ्ट होने लगती है और नया संतुलन E0 से E1 बिंदु पर चला जाता है, जहां ब्याज दर का स्तर पहले से कम है और राष्ट्रीय आय पहले से अधिक है। दोस्तों, किसी भी इकोनॉमी के लिए ये एक अच्छी स्थिति हो सकती है जहां राष्ट्रीय आय का स्तर पहले से अधिक है और ब्याज दर में कमी भी हुई है, जो संभावित भावी इन्वेस्टमेंट को बढ़ाएगा। लेकिन दोस्तों, जब हम इस संतुलन स्तर पर बैलेंस ऑफ पेमेंट की स्थिति को देखते हैं तो हमें बैलेंस ऑफ पेमेंट अनफेवरेबल नजर आता है। बैलेंस ऑफ पेमेंट डेफिसिट में है। यहाँ पर ये बिल्कुल सिमिलर स्थिति है जब इकोनॉमी फिक्स्ड एक्सचेंज रेट रिजीम के तहत काम कर रही थी, लेकिन फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट वाली स्थिति में इस पर मॉनेटरी पॉलिसी का अलग ही इम्पैक्ट पड़ता है। फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट सिस्टम में जब मनी सप्लाई बढ़ने से एलएम कर्व राइटवर्ड शिफ्ट करता है और इंटरेस्ट रेट और नेशनल इनकम का संतुलन एक नए स्तर E1 पर चला जाता है, जहां बैलेंस ऑफ पेमेंट डेफिसिट में है, तो ऐसी स्थिति में जब इकोनॉमी फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट सिस्टम के तहत काम कर रही है तो करेंसी का डिवैल्यूएशन होने लगता है। जैसे जैसे करेंसी की कीमत गिरती है, विदेशों में देसी प्रोडक्ट सस्ते होने लगते हैं और विदेशी अपने पहले जितनी इनकम से ही अब ज्यादा देसी प्रोडक्ट खरीद पाते हैं। विदेशों में देसी प्रोडक्ट की डिमांड बढ़ने से देश का टोटल एक्सपोर्ट बढ़ने लगता है। वहीं दूसरी तरफ करेंसी के कमजोर होने का देश के टोटल इंपोर्ट पर उल्टा प्रभाव पड़ता है। जब देसी करेंसी की कीमत कम होने लगती है तो विदेशी प्रोडक्ट खरीदना देश के अंदर महंगा हो जाता है और इससे देश के टोटल इंपोर्ट में कमी आती है। इंपोर्ट का कम होना और एक्सपोर्ट का बढ़ना आईएस कर्व को राइटवर्ड शिफ्ट कर देता है और आईएस कर्व आईएस से शिफ्ट होकर आईएस डैश हो जाता है और नया संतुलन E2 बिंदु पर चला जाता है, जहां फिर से बैलेंस ऑफ पेमेंट बैलेंस्ड हो जाता है। यहां पुराने ब्याज दर पर राष्ट्रीय आय के स्तर में भी वृद्धि होने लगती है
जाहिर सी बात है कि फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट के केस में मॉनेटरी पॉलिसी परफेक्ट काम कर रही है। चलिए अब देखते हैं कि फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट के केस में सरकार की एक्सपेंशनरी फिस्कल पॉलिसी का राष्ट्रीय आय और ब्याज दर के संतुलन पर क्या प्रभाव पड़ता है। तो दोस्तों, जब सरकार एक्सपेंशनरी फिस्कल पॉलिसी अपनाती है, यानी जब सरकार अपने व्यय में वृद्धि करती है, तो राष्ट्रीय आय और ब्याज दर के संतुलन में परिवर्तन होता है और आईएस कर्व दाईं ओर शिफ्ट कर जाता है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि सरकारी व्यय में वृद्धि होने पर उद्योगों को बूस्ट मिलता है और कुल निर्यात में वृद्धि होने लगती है, टोटल एक्सपोर्ट में वृद्धि होने लगती है और बैलेंस ऑफ पेमेंट भी सरप्लस में चला जाता है। अब ये सब होना फिक्स्ड एक्सचेंज रेट रिजीम में तो बहुत अच्छा है, पर जब हम फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट सिस्टम की बात करते हैं तो ऐसे में हम इस बात का भी ध्यान रखना होता है कि टोटल एक्सपोर्ट में वृद्धि का एक्सचेंज रेट पर क्या प्रभाव पड़ रहा है। दोस्तों, जब देश का टोटल एक्सपोर्ट बढ़ता है तो फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट सिस्टम के अंतर्गत देश की करेंसी का वैल्यू भी बढ़ने लगता है। रुपए के केस में हम कहेंगे कि रुपया मजबूत हो रहा है, लेकिन इससे समस्या ये पैदा हो जाती है कि जब देश की करेंसी मजबूत होती है तो विदेशों में देसी प्रोडक्ट महंगे होने लगते हैं, जिससे विदेशों में देसी प्रोडक्ट्स की मांग घटने लगती है और धीरे धीरे देश का टोटल एक्सपोर्ट कम होने लगता है। वहीं दूसरी तरफ करेंसी मजबूत होने पर देश का इंपोर्ट बढ़ने लगता है, क्योंकि देश में विदेशी सामान अब कम कीमत पर मिलने लगती हैं। यानी हम यह कह सकते हैं कि जब करेंसी मजबूत होती है तो देश के टोटल एक्सपोर्ट में कमी होती है, जबकि टोटल इंपोर्ट बढ़ने लगता है। ऐसा होने पर फिर से आईएस कर्व लेफ्टवर्ड शिफ्ट करता है और संतुलन फिर से पुराने राष्ट्रीय आय और ब्याज दर के स्तर पर वापस आ जाता है। साफ है कि फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट के केस में एक्सपेंशनरी फिस्कल पॉलिसी का अपनाया जाना किसी भी तरह पुराने संतुलन में कोई सुधार नहीं करता है। इसलिए हम यह कह सकते हैं कि मुंडल के विश्लेषण के हिसाब से फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट के केस में फिस्कल पॉलिसी का कोई प्रभाव राष्ट्रीय आय और ब्याज दर के संतुलन पर नहीं पड़ता है। दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम मार्कस फ्लेमिंग के पॉइंट ऑफ व्यू को समझने की कोशिश करेंगे, जो मुंडल फ्लेमिंग मॉडल का फाइनल पार्ट होगा। दोस्तों, मार्कस फ्लेमिंग के मॉडल में हम इम्परफेक्ट कैपिटल मोबिलिटी के आधार पर फिक्स्ड एक्सचेंज रेट और फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट सिस्टम के अंतर्गत राष्ट्रीय आय और ब्याज दर के संतुलन को समझने की कोशिश करेंगे। इसके साथ साथ हम ये भी जानेंगे कि कब मॉनेटरी पॉलिसी इफेक्टिव होती है और कब फिस्कल पॉलिसी इफेक्टिव होती है। दोस्तों, अगर आपको आज का वीडियो पसंद आया है तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को शेयर कीजिए। दोस्तों, वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।